मेरा नाम मयंक साहू है और ये मेरा 13वां वर्ष जो है अभी रनिंग में है। और मैं तो नहीं ले सका लेकिन बच्चों ने सीएम से अवार्ड। सपना होता था हर एक स्टूडेंट का कि हम सीएम से अवार्ड लेंगे, लेकिन हुआ ये कि मेरा रिजल्ट था वो 80% था। कि जो सपने मेरे अधूरे थे वो मेरे बच्चे बरेला परिषद के पूरा करेंगे। हेल्थ में 85 से ऊपर लेके आए और कार से देखा तो सफल होता हुआ दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, असहाय हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक बार और PWS पॉडकास्ट विद शुभ में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे शख्स जो कि स्वयं के लिए नहीं सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं और उनका परिचय लेते हैं। भैया आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम मयंक साहू है। मैं बरेला का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आप मुझे इंट्रो कर रहे हैं कि मेरा जो वर्क है वो एक फ्री स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस मेरी चलती हैं जो कि 4th 3rd क्लास से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये मेरा 13वां वर्ष जो है अभी रनिंग में है। और इस संस्था से लगभग लगभग अभी 1500 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। मतलब 13 साल से आप कंटिन्यू पढ़ा हाँ, ये रहे हैं। 13वां साल है ये। तो आपने ये कैसे विचार किया, कैसे मन में ये सवाल उठा कि मुझे ये वर्क करना चाहिए? वर्क करने का अगर मैं देखूँ तो 10th तक की जो मेरी स्कूलिंग थी वो मान कुमारी से थी। मैंने 11th 12th सरकारी स्कूल से ही किया, बीटीआई से। उस समय क्या था कि एक सीएम जो हमारे शिवराज सिंह चौहान थे उनकी एक योजना चलती थी कि जो बच्चा 85% से ऊपर लेकर जी। आएगा तो उसको एक लैपटॉप या राशि जो मिलती राशि, थी। तो हाँ। एक सपना होता था हर एक स्टूडेंट का कि जी हम बिल्कुल। सीएम से अवार्ड लेंगे। तो वो हम लोग के मन में बहुत था कि हमको लेके आना, उसके लिए मेहनत भी की। लेकिन हुआ ये कि मेरा रिजल्ट था वो 80% था। तो कहीं न कहीं वो एक ऐसी चोट लगी कि सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, कुछ अभाव था शिक्षा का। तो मेरे मन में ये था कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, तो मैं बरेला परिक्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम करूँगा कि जो सपने मेरे अधूरे थे, वो मेरे बच्चे बरेला परिक्षेत्र के पूरा करेंगे। और वाक़ई में मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 12th में 85 से ऊपर लेके आए और मैं तो नहीं ले सका लेकिन बच्चों ने सीएम से अवार्ड गेन किया। मतलब ये विचार आपके मन में ऐसे आए कि मैं लाना चाहता था वो अवार्ड 80% के कारण हाँ। नहीं ला पाया, तो ये बरेला परिषद के बच्चे ये करें। जी, और मेरा एक ये भी था कि अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जी। तो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आप केवल ये ना करें कि आप पैसा कमाएँ, बिज़नेस करें। अगर आपकी शिक्षा है तो समाज के काम में आना चाहिए। और 2014 में मैंने ये शुरुआत की थी। यहाँ आदिवासी छात्रावास है, थोड़ा दूर है इधर से। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी, बहुत सारे बच्चे हमारे 50-60 बच्चे वहाँ से थे। फिर वहाँ से हमने एक संस्था ओपन की। तो अब की डेट में 1500 बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। लगभग हम लोग 150 बच्चे हर ईयर में यहाँ पर रखते हैं। अभी हाल ही में आपके मतलब कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे हैं? 120-125 हर 120। साल का ही रेशियो रहता तो है। इनकी एक शिफ्ट वाइज चलती है या हाँ, फिर एक ही सारे समय शिफ्ट हम में? लोग टोटल 8 बैच लेते हैं अच्छा, 8 एक दिन में। बैच हाँ, एक दिन में 8 बैच। सुबह 7 से 10 रहता है तो उसमें हम लोगों का 5 बैच रहते हैं, 6, 7, 8, 9, 10th। और शाम को हमारा रहता है 6 से 7, उसमें हमारे 3 बैच रहते हैं। ये मैं जान सकता हूँ कि आपने जब ये ऐसा विचार किया कि मुझे बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चाहिए, तब आपकी उम्र कितनी थी? असल में उस समय कॉलेज में मैं सेकेंड ईयर का छात्र था। 19 सेकंड वर्ष ईयर। के हाँ, आसपास मेरी लगभग उम्र इतनी थी, होगी। लगभग। हाँ, तब मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा कॉलेज रनिंग में चलता था। हम्म। तो पहले लोग शाम की शिफ्ट लेते थे हॉस्टल में। तो बच्चों को आपने कैसे, मतलब कि बच्चों को कैसे पता चला कि आप फ्री शिक्षा देते हैं, या फिर आपने असल अपने में घर? क्या है कि हमारा जो आदिवासी छात्रावास था वहाँ पे 50-60 बच्चे जो थे वहाँ पर रहते थे। अच्छा। तो वहाँ पर हम लोगों ने टीचर से बात की हुई थी कि हम पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग हॉस्टल में जाके वहाँ से पढ़ाना हम लोगों ने शुरू किया। देन उसके बाद हम लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट अलग से ओपन कर लिया। तो वो सारे बच्चे मिलकर ज्वाइन किए यहाँ पर। अच्छा भैया, मैं ये जान सकता हूँ कि जैसा आपने बताया कि आप फ्री शिक्षा देते हैं बच्चों हम्म। को, तो क्या आप जो आर्थिक स्थिति से कमजोर रहते हैं उनको बस शिक्षा देते हैं, या जो पहले से ही अपनी स्थिति ठीक है या अपनी उनकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही है, उनका बैकग्राउंड सही है, तो क्या अ, उनको भी आप शिक्षा देते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ एडमिशन लेने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप ये सोचें कि आर्थिक रूप से मजबूत है बच्चा, गरीब है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी वर्ग का बच्चा हमारे यहाँ पे शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम आर्थिक रूप से जो वैसे होंगे, कमज़ोर होंगे, उनको ही पढ़ाना नहीं। जो पढ़ने में अच्छा है, जिसकी पढ़ने में रुचि है, जो वाक़ई में समाज के लिए, देश के लिए, माता-पिता के लिए कुछ करना चाहता है, उन सभी बच्चों का इस कक्षा में स्वागत रहता है।
तो क्या कोचिंग के लिए कुछ अलग से कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी रहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एडमिशन? नहीं, इंस्ट्रक्शन रहते हैं क्लास के, हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जो हम लोग बना के रखे हुए हैं, उसी आधार पर हम लोग एडमिशन लेते हैं। वो क्या है? जैसे कि हम कम से कम ये चीज़ देखते हैं कि एटलीस्ट बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, लगनशील हो, उसका हम लोग पहले टेस्ट लेते हैं। जब बच्चे हमारे टेस्ट पास कर लेता है क्लास का, तब उसका एडमिशन लेते हैं। हाँ, मतलब कि ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ फ्री नहीं, नहीं, कोचिंग मिल फ्री रही का तो मतलब आ ये रहे हैं। नहीं है, हाँ, अगर हम वही। लोग फ्री कर देंगे तो हम लोग फिर एडमिशन इतने हो जाएँगे, हम लोग मैनेज नहीं कर बिल्कुल, पाएँगे। बिल्कुल। तो हम लोग का रहता है कि 150 बच्चों हम लोग को रखना होता है, तो साल भर में हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही एडमिशन होता है उसमें। आमतौर पर भैया क्या होता है, शिक्षा एक ऐसा साधन बन चुका है कि हमें शिक्षा लेना है, हुँ, हुँ। 12वीं पास करना है, कोई भी सरकारी एग्जाम आता है, सरकारी एग्जाम पास करना है और सरकारी नौकरी लेना है। लोगों मानसिकता ऐसी है कि हमें सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए हुँ, हुँ। शिक्षा करना है। तो एक शिक्षा का आप सही मायना बताइए कि शिक्षा का अर्थ क्या है? मेरे नज़रिए में शिक्षा का, जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा प्राप्त कर लेने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप व्यवसाय करेंगे या बिल्कुल। नौकरी ही करेंगे, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे आपकी प्राइवेट हो। शिक्षा का सही अर्थ ये है कि आपकी शिक्षा समाज के लिए, देश के लिए काम में आना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। आप पैसा कमाइए, लेकिन उस शिक्षा का अर्थ आपका ये है कि आपका शिक्षा का देश की तरक्की में क्या योगदान है। जैसे हम लोग बात करते हैं अपनी क्लास की, तो आपने देखा होगा कि हम लोग का एक प्रयास रहा है, सरकार का भी रहा है, लोगों का, कि बेटी को बचाना भी, पढ़ाना भी है। बिल्कुल। एक समय था कि जब महिलाओं की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा बहुत पीछे थी। जैसे हम अपनी क्लास की बात करते हैं, तो हमारे बरेला परिक्षेत्र में फीस के अभाव में बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थीं। लेकिन जब से हम लोगों ने क्लास का रेशियो, अगर मैं बताऊँ, जब 1500 बच्चे पास आउट हुए, तो 1500 में से 900 लड़कियां होंगी जो यहाँ से पास आउट होकर निकली होंगी, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। तो आपका एवरेज जान सकते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज में क्या एवरेज रहता है, कितने कितने मैं बच्चे? पिछले कुछ वर्षों में अगर मैं देख रहा हूँ, हर क्षेत्र में, बरेला परिषद में देख रहा हूँ, लड़कियों का पढ़ाई का रेशियो बढ़ा है लड़कों की अपेक्षा में। यहाँ पर भी आप रेशियो देखेंगे लड़कियां ज़्यादा हैं, आप स्कूल में भी जाकर देखें तो लड़कियों का रेशियो बढ़ा है। तो ये कह सकते हैं कि जो एक जागरूकता थी समाज की, एक जो अभियान चलाया गया था कि बेटी को बचाना है, पढ़ाना है, वो एक प्रकार से देखा तो सफल होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक ये कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो एक तौर पे गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाए, वो तो है ही, आपके जीवन जी, का एक जी। हिस्सा ही है वो, लेकिन ये रहे कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं और अपने समाज में क्या अभाव है कर रहे हैं मेरा ये शिक्षा है कि अगर लेके। आप एक काबिल बने हैं, तो बिल्कुल। आप अपने साथ-साथ अपने जूनियर्स को, या जो ज़रूरतमंद हैं, हम्म। उनको भी आप काबिल बनाइए। जी। केवल अपने तक सीमित ना रहिए। बिल्कुल। मैं तुमको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे विवेकानंद जी की सोच थी। उन्होंने कहा है कि अगर आप काबिल हैं, सक्षम हैं, तो ये आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आएँ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, असहाय हैं। हम्म। है ना? तो मैं अपनी तरफ से, जैसे मैं संपन्न हूँ या मेरे से और भी लोग संपन्न हैं, तो हम सबकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को उठाएँ, सहयोग प्रदान करें और बिल्कुल। समाज में एक अच्छे स्थान पर लेके आएँ, ताकि हम जो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो हमारा एक पूरा परिवेश या जो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, वो साकार हो। जी। लेकिन हमें ये चीज दिख रहा है कि कई ऐसे भी हैं जो संपन्न वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हुँ। वो ये काम नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। मतलब आप कर रहे हो जो बच्चों को पढ़ाना है, या किसी प्रकार से हो सकता है, वो किसी भी नहीं, अब कोई भी वर्ग हो सामाजिक सकता है। सेवा का अर्थ ये नहीं कि आप केवल पढ़ा के ही कर बिल्कुल, सकते हाँ, हो। बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ बहुत पर सारे आप कर क्षेत्र सकते बिल्कुल हो। कर सकते हैं। और कहीं न कहीं ये चीज़ जो आप मुझ में देख रहे हो, ये एक फैमिली बैकग्राउंड का या परिवार के संस्कारों का असर होता है। बिल्कुल। मेरे माता-पिता भी सामाजिक सेवा में शुरुआत से रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैंने उनको देखा हूँ, और वो चीज़ अपना जो मैं दे सकता था शिक्षा के क्षेत्र में, वो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं मेरे माता-पिता ने किया तो वो चीज़ चलती रहे। बिल्कुल। ये मैं अगर बताऊँ तो आपको, मतलब अभी तक ये मेरा चौथा हुँ, पॉडकास्ट हुँ। चलेगा आपके इससे, तो मेरे हाँ, हाँ। लिए ये सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रहेगा। तो हुँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप करीब 13 साल से पढ़ा रहे हैं, हुँ, हुँ। और शायद मैंने नहीं देखा होगा, जब जब हुँ, से मैं हुँ। हूँ, नहीं देखा होगा 13 साल में। तो आपके क्लास में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिसको देख के आपको ये लगता हो कि ये बच्चा तो कुछ ना कुछ करेगा, और मतलब किया उसने? नहीं, ऐसे मेरी क्लास मतलब में बच्चे तो बहुत सारे बच्चे, होंगे आपकी सैकड़ों क्लास में, बच्चे हाँ हैं बिल्कुल। जो ऐसा किए। लेकिन किसी को देख के अच्छे तो भी ऐसा हैं। लगता होगा कि पढ़ता लिखता नहीं, मतलब पढ़ रहा है हाँ, लेकिन हाँ। लग रहा है कि यार कुछ तो करेगा, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ऐसे कुछ। बच्चे भी हैं, हाँ। और ऐसे बच्चे भी थे जो लगते थे कि कुछ नहीं कर हाँ, पाएँगे। वही है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, एक्चुअल है ये, हमारी क्लास में 3 ऐसे बच्चे थे, एक विशाल था, निखिल था और हर्ष था। तो ये 9th-10th में इतने ऊधमी बच्चे थे, हुँ। सनमती स्कूल में पढ़ते थे। टीचर्स बड़े परेशान होते थे। और 10th क्लास का जब सिनेरियो था, सब समय उस समय था, तो टीचर्स ने ये कह दिए थे, ये 3 बच्चे, 34 बच्चे उस समय थे सनमती में, उन्होंने कहा ये 3 बच्चे पास नहीं हो सकते हैं। और कहीं स्कूल न कहीं, वालों ने ही हाँ, कह स्कूल दिए। कह ही देता कि पास ही नहीं होंगे ये। तो कहीं न कहीं वो बात उनको भी लगी और मुझे भी लगी कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब उन्होंने आए मुझे बताया कि सर आज ऐसा स्कूल में हो गया,
तो कहीं न कहीं उन बच्चों ने ठाना कि नहीं सर, हम क्लास का भी नाम खराब नहीं होने देंगे, और रही बात आपकी, तो हम लोग मेहनत करेंगे। उस दिन के बाद से शायद 2 महीने का समय था, उन बच्चों ने इस क्लास में ही तीनों लड़कों ने यहाँ रुक कर रात भर यहाँ पढ़ाई करते थे, यहीं सोते थे, यहीं खाते थे, अच्छा। और उनका जब रिजल्ट आया तो एटलीस्ट तीनों बच्चे पास आउट हो गए और अच्छे नंबरों से पास आउट हुए। और आज मैं बात करता हूँ निखिल की, तो ये अपने आप में संपन्न भी, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, विशाल भी अच्छी जॉब कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे देख के बड़ी अच्छी लगी कि जिन बच्चों को हमारे आस-पास के लोग बहुत ऊधमी कहते थे, ये कहते कुछ नहीं कर पाएँगे, वो आज अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। बिल्कुल। ये आपको देख के एक मुहावरा याद आता है, अकेला चना फाड़ नहीं तोड़ सकता, ऐसा कुछ करके, मुझे हुँ। अच्छे से याद नहीं है। तो आपको देख के वही लगता है कि कोई इंसान किसी कार्य के लिए या समाज के लिए अकेला लगा हुआ है। तो इस बात को आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, कैसे बता सकते हो? नहीं, असल में आपको बताऊँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला लगा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं अगर अपनी क्लास की बात करता हूँ, मेरी क्लास आज अच्छे लेवल पे है, अच्छा कर रही है, तो उसमें सहयोग बच्चों का है। मेरे साथ सहयोगी मेराज भी हैं, मेरी पत्नी भी हैं, जो सहयोग करती हैं। और शुरुआती दौर जो था मेरा कि भाई मैं चला अकेला था, लेकिन बाद में कारवां बनता चला जी। गया। तो शुरुआत तो हम लोगों ने कम बच्चों से ही की थी, बहुत सारी परेशानियाँ झेली, उपहास झेला, फ्री है। और मेरा एक मोटिव ये था कि हम फ्री पढ़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 100 बच्चों को एक साथ बैठा लिया है, मैंने 1 घंटे उनको पढ़ाया और उनको जाने दिया फ्री के लिए। मेरा फ्री का उद्देश्य ये था कि बच्चा सीख के यहाँ से निकले, प्लस उसका रिजल्ट भी हमको देना है। क्योंकि लोग बोलते थे फ्री क्लासेस हैं, पढ़ाई नहीं होती होगी, सरकारी क्लासेस हैं, तो हम लोग को वो बहुत माइंड में था। लेकिन जब यहाँ से बच्चे निकले 95%, 94% 10th में किया, 12th में बच्चे 91, 92 लेके आए, एमपी में टॉप 10 पे हमारी क्लास के बच्चे यहाँ पर आए। तो ये चीज़ उन बच्चों ने गलत साबित करी और ये भी सार्थक करके दिखाया कि नहीं, फ्री क्लासेस हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी। मतलब वो ये बच्चों ने ही नहीं क्लास कह को ऊपर सकते लेके कि आया। अगर कहीं फ्री पढ़ाई चल रही है तो वो सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, नहीं, वो नहीं हमने है। ये इसका आपने प्रूफ दिया है वहाँ ये पर प्रूफ सामने है कि उस चीज़ का, क्योंकि हम लोग 13 साल से कर रहे हैं जी। और 13 साल में हम लोगों ने 12 महीने क्लासेस चलाई हैं। 12 महीने में हम लोग क्लासेस प्रतिदिन चलती हैं। कभी हम लोग वेडनेसडे अगर ऑफ करते हैं बीच में, 12 महीने क्लासेस चलेंगी। स्कूल भी आपको 9 महीने 10 महीने देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग 12 महीने क्लासेस चलाते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते। पिछले 13 सालों में हम लोगों ने कभी क्लासेस ऑफ नहीं करी हैं। तो ये हम लोग का एक ध्येय रहा है कि हम शिक्षा देंगे, तो शिक्षा का स्तर भी देंगे। बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम फ्री क्लासेस पढ़ रहे हैं। आप हमारी बिल्कुल। क्लासेस को देखेंगे तो आपको देख के ये फील नहीं हो सकता कि जी, कुछ जी। कमी है बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर। अच्छा, मैं ये जान सकता जैसे कि आपने बताया कि 12 महीने क्लासेस चलती हाँ, है, तो हाँ। जैसे स्कूल में क्या होता है कि ठंडी की गर्मी की हाँ, छुट्टी पड़ हाँ। जाती है, तो उस विषय में इनका क्या सब्जेक्ट, जो उनका सब्जेक्ट वही पढ़ाई चलती है या कुछ अलग से कोई विषय देखिए, रहता क्या है? होता है कि हम लोग के जो 4th से लेकर 10th तक के जो बच्चे हुँ। हैं, एक तो उनका मेन कोर्स होता है जो सब्जेक्टिव कोर्स होता बिल्कुल, है, सब्जेक्टिव मैथ्स होता है, कोर्स। साइंस होता है, सोशल बिल्कुल, साइंस, वो तो हम कवर कराते हैं हम। जी। शाम का 1 घंटे का हम लोग सेपरेट बैच लेते हैं, जो कि कंबाइंड लेते हैं, हुँ, 6, 7, 8, 9, 10th का, जहाँ पर हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, वो अच्छा। प्रतिदिन चलता है। हुँ, अब रही बात कि हम लोग कैसा कोर्स करते हैं, जैसे जुलाई में हमारा नया सेशन चालू होता है, जून या जुलाई में, तो जुलाई से लेके हमारा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएँगे, तो हमारा एक सेशन चलेगा आपका। फिर जो मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही हाफ ईयरली तक का कोर्स कवर अप करा देते हैं, ताकि बच्चे को जुलाई में इम्पैक्ट ना पड़े या हुँ, कठिनाइयों का सामना लोड ना ना करना पड़े पड़े। ज़्यादा। हाँ। तो अभी इस चीज़ के लिए आप सिर्फ़ अकेले ही पढ़ाते हैं या कोई और टीचर भी है? मैं भी हूँ, मेरे साथ मेराज भी हैं, मेरी अच्छा, वाइफ़ भी हैं, जो सहयोग करती हैं। आपकी मतलब बिल्कुल, वाइफ़ हाँ। भी, वो भी तीनों साथ हम में लोग पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, बिल्कुल। अच्छा। तो भैया जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, हुँ, मतलब आप आपका मतलब जितना भी अभी तक बातें हुई हैं, तो इसमें मैंने ये देखा कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं हुँ। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चुनौती अभी आपको देखना पड़े आर्थिक रूप से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई आपके जैसा कार्य करना चाहता है, या ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ कोचिंग ही पढ़ाना हुँ, चाहता है, हुँ। कोई भी समाज के लिए कोई भी कार्य हो सकता है। तो लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूर नहीं है, लेकिन करना चाहता है, तो वह कैसे कर सकता है? क्या उसकी किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? देखिए, कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हो, सबसे पहले आपका एक इंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल, जिसको मैं बिल्कुल। नियत बोलता हुँ, हूँ। हुँ। दूसरा चीज़, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। कि अगर आपकी आप, इंटेंशन हाँ, क्या है? आप किस लिए कर रहे किस हैं? लिए कर रहे हो? जैसा मेरा है कि मुझे पढ़ाना ही हुँ, है। अगर मैं 1-2 दिन भी नहीं पढ़ाता तो बहुत अजीब टाइप का लगने लगता है, तो आपकी इंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, अब रही बात संपन्नता की, तो संपन्न तो मेरे से बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, बरेला में भी बिल्कुल। हैं और देश में हुँ, भी देश हैं। में भी। तो दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं। अब रही बात कि जो लोग संपन्न नहीं है, वो कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, तो देखो क्या होता है कि सबका लेवल अलग-अलग होता है। बात इस चीज़ पे आती है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना हुँ, चाहते। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, कहानी सुनी होगी,
एक घर में आग लगी है तो हम्म, गिलहरी ढक्कन में ले आके पानी डाल रही थी, आग बुझा रही थी, तो उससे पूछा गया कि तेरे ढक्कन से आग बुझ आग तो जाएगी, बुझेगी नहीं। बुझेगी नहीं। तो उस गिलहरी का जो आंसर था एक कहानी के माध्यम से ये था कि मेरा नाम जो जाए आग बुझाने वालों में जाए, ना कि आग लगाने वालों में। लगाने वाला तो अगर आप समाज सेवा करना हम्म, चाहते हैं तो उसका कोई पैमाना नहीं है कि आपको इतना सारा ही करना पड़ेगा, एटलीस्ट आप कुछ तो करिए, आप अपने पैमाने में जितना कर कुछ सकते हो, करिए, कम से जितना कम आपका हाँ, नाम जो होगा देश को आगे बढ़ाने में बढ़ाने में जाएगा, होगा, बिल्कुल। समाज को आगे बढ़ाने में जाएगा। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने देखी है कि आपकी नीयत अगर साफ है तो बरकत आपको मिलेगी। भैया आपकी क्लास में लगभग 120 से 150 बच्चे हैं, हाँ, लगभग इतना रहते ही हैं। ना? हाँ, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो 10th पास आउट करने वाले होंगे, या क्या चल रही है, जून जुलाई, हाँ, तो लगभग अभी रिजल्ट भी शुरुआत आने वाला हुई है हाँ। सेमेस्टर से। तो उनको सब्जेक्ट लेने में दिक्कत जाती है, वो आपसे पूछते भी होंगे। तो जैसे मैं अगर पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं जो मैंने किया, क्योंकि जब मैं 10th में था तो मुझे हुँ, बहुत मतलब परेशानी जाती थी सब्जेक्ट चॉइस करने में, कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं। हुँ, भैया भी हुँ, बताते रहे ये ले ले ये ले ले। लेकिन मैंने पर्सनल आर्ट चॉइस किया था फॉर अ रीजन, कुछ कारण था। लेकिन हाँ, मेरी टीचर थी जो उन्होंने कहा था कि तुम्हें आर्ट्स नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हो। लेकिन वहां पढ़ने में अच्छा था मैं, लेकिन मैं पर्सनली इसलिए लेता रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता रहा कि कहीं ना कहीं मैथ साइंस में ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है या ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आर्ट्स नहीं लिया, मैथ साइंस नहीं लिया था। मैंने वहां पर आर्ट चॉइस किया। तो आप इससे बच्चों को क्या बता सकते हो कि क्या सही चॉइस रहेगा आपके आगे के लिए भी? देखिए मेरे हिसाब से तो जो हम क्राइटेरिया डिवाइड कर देते हैं कि मैथ्स, फिजिक्स या हम्म, बायो या जो भी हमारा कॉमर्स है, पहली चीज़ तो आपको ये मानना होगा कि हम सब्जेक्ट को आंके नहीं कि ये ज़्यादा है कम, बिल्कुल सबका बिल्कुल, अपना सबका अपना अपना एक अपना दायरा, लेवल, अपना हाँ। अपना महत्व है। और सभी विभाग के लोग, सभी सब्जेक्ट के लोग देश में बहुत अच्छी लेवल रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे और चारों स्तंभ हैं सब्जेक्ट जो देश को चला रहे हैं। दूसरी चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने मूवी देखी हुई थ्री इडियट, हैं। जहां हाँ, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि बेटा सक्सेस के पीछे नहीं, आप काबिल यस, बनो, काबिल है ना। बनो आप। तो मेरा बच्चों से यही रहता है कि आप टेंथ के बाद इस चीज को पहचाने कि आपका एम क्या है, आपका पैशन क्या है, पैशन क्या ऐसा कौन सा काम है कि जिसको आप लगातार भी करो तो आप बोर ना है, हो, जिसमें बोलना आपको बिल्कुल मजा आए। बिल्कुल। अब तो मेरा यही कि आप ऐसा सब्जेक्ट खुद आप पहचानिए। नाइन टेंथ में मैं भी प्रयास करता हूँ कि मुझे लगता है कि इस बच्चा टेंथ में आ रहा है, सब्जेक्ट मैथ्स में अच्छी रुचि है या साइंस में बहुत अच्छी रुचि है, हम लोग प्रयास करते हैं उसको बताने का, उसकी स्किल्स पहचानने का। और आज की जनरेशन जो ये बोलती है ना कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आपको समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी का कारण ये है कि हम एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। अगर मेरे दोस्त ने अगर बायो ले लिया है या बीए कर लिया तो आप हाँ उसी पे भाग रहे हैं, वो नहीं। बिल्कुल आपको स्किल्ड बेस होना पड़ेगा। अगर आपके पास टॉप स्किल्ड हैं तो आप कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं हो तो सकते, स्किल बहुत मेरा जरूरी है। स्किल बहुत जरूरी है। तो मेरा ये कि जो टेंथ के बाद काउंसलिंग होती है तो बच्चों को पहचानना होगा कि वो किस सब्जेक्ट के लिए बने हुए हैं, किस चीज में उनकी रुचि है। अगर बच्चा इस चीज को समझ लेता है तो ये मान के चलिए कि बच्चा अपनी लाइफ में कभी असफल नहीं होगा। बिल्कुल। तो भैया मैं जैसे आपको देख रहा हूँ कि आप करीब 13 साल से पढ़ा रहे हैं हम्म, बच्चों को, फ्री शिक्षा वो भी। पर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो अभी के स्टूडेंट हैं उनका ऐसा मानना रहता है कि बीएड कर लेंगे या बीएड डीएड जो भी रहता है वो कर लेंगे तो उनका सेकेंडरी ऑप्शन रहता है कि कुछ नहीं हुआ, या हम जो हम्म, जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी हाँ, हाँ। गवर्नमेंट एग्जाम है वो नहीं निकला, तो हम ये कर लेंगे तो कहीं ना कहीं टीचर की जॉब तो मिल ही मेरा जाएगी। ऐसा मानना है हाँ कि जो आपने प्रश्न किया, हाँ ऐसे बहुत सारी क्वेरी मेरे पास भी आती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब ग्रेजुएशन करने का मेरे से पूछते हैं, सर मैंने बीएड डीएड कर लिया, मैं स्कूल में पढ़ा लूंगा। तो पहला मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो शिक्षक है या जो शिक्षा है वो आपको एक तय करती है देश का भविष्य। बिल्कुल। और अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो हम्म, टीचिंग पूरी हमारी स्किल्ड बेस है। अगर आप इस चीज को लेकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि मेरा उद्देश्य केवल वहां पर जाके नौकरी करना है या मुझे 10 से जाके 4 जॉब कर लेना है, तो आप देश का भविष्य बर्बाद कर देंगे। अगर आप शिक्षक की फील्ड में जा रहे हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश को आगे ले जाने की। बिल्कुल। तो मैं उन सारे बच्चों से या जो इस तैयारी कर रही है मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केवल उसको वहां तक सीमित ना रखें, बीएड डीएड हम्म, को। आप ये समझें कि बीएड डीएड से अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उसको नैतिक मूल्यों का भी अपने निर्वहन करें। ऑप्शन पे ना रखें कि कुछ नहीं हुआ हाँ, तो ये कर लेंगे, हाँ, अगर अगर कर आप रहे हो किसी तो और आप फील्ड में जा हाँ रहे हाँ। हैं तो मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पे आप जॉब करिए, पैसा कमाइए। लेकिन आप पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर आप टीचर बन रहे टीचर हैं बन रहे तो हैं, वो आपकी नीयत थोड़ा सा गलत हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यदि मैं टॉपर हूँ और अगर बहुत टाइम स्टॉप करते आ रहा हूँ तो मैं भी किसी को पढ़ा दूंगा, नहीं, मेरा कहीं टॉपर ना होना और टीचर होने में बिल्कुल अंतर हाँ है। अंदर है। एक टॉपर एक अच्छा टीचर बन भी सकता है, नहीं भी बन नहीं भी सकता बन है। तो सकता, आप टॉपर को एज अ अच्छा टीचर नहीं कह नहीं कह सकते। सकते। नॉलेज होना और नॉलेज का डिलीवर करना दोनों डिलीवर अलग करना अलग चीज है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस चीज को हमको ध्यान रखना ठीक ठीक होगा। ओके। आमतौर पर भी ये क्या हो रहा है जो आज की जनरेशन, और मैं देख रहा हूँ जितना मैंने देखा हूँ हम्म, कि क्या होता है कि
ये या तो घर के संस्कार कह लें या स्कूल में जो सिखाया जाता है ये कह लें हम। ये जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, टीचर से बहस हो गई तो उसको मारने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं, तो ये किस तरीके से सही है, या आप इसको कैसे बता सकते हैं? नहीं, मेरा मानना है तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल तो सही बिल्कुल नहीं है। नहीं है। मतलब एक टीचर और एक जो गुरु का एक दायरा है, हम्म, एक जो महत्व है शिक्षक का, हमारे देश में कहावत भी है कि जो प्रलय और विनाश जो है हम्म, शिक्षक की गोद में ही पलते हैं। बिल्कुल। तो मेरा तो ये पूरा तरीके से मैं इससे कभी सहमत नहीं रहूंगा कि जो बच्चे में से बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी हैं ये कि मैंने भी देखा टीचर्स इसलिए। में प्रिंसिपल को मारने के लिए उन्होंने हम्म, चाकू निकाल लिया, बाहर खड़े हुए हैं। बिल्कुल। आपका टीचर हो सकता है आपके लिए कठोर हो, हम्म, लेकिन कभी वो आपका अहित नहीं नहीं चाहेगा। चाहेगा। तो इस चीज़ का सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो आपको हमेशा सही रास्ता ही दिखा रहे हैं। हम्म, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और जो सम्मान एक शिक्षक का रखा गया है, या जो हम कहते हैं गुरु का जो दर्जा है, सबसे पहले ही रखा गया। जैसे हमारे बिल्कुल पहली गुरु हमारी माँ है, उसके बिल्कुल बाद जो बिल्कुल। हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, तो उनको हमें उतना रिस्पेक्ट, मान सम्मान देना होगा, क्योंकि इस संसार में, इस देश में जो कुछ भी व्यक्ति सफल हुआ है जहाँ भी है, वो अपने गुरु के ही नक्शे कदम पे चल के हुए, उनका जो मार्गदर्शन मिला हम्म, है, उसके बाद ही व्यक्ति सफल हुआ है। क्योंकि ये आज ही है, लेकिन आज से कुछ समय पहले की आप शिक्षा देखोगे तो वहां हम्म। पर ये सब नहीं चलता रहा कि टीचर से बहस हो गई तो हम मारने के लिए खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज पता नहीं ये मतलब आज ऐसा क्यों? नहीं, अब असल में क्या है कि पहले कहावत चलती थी, हम्म, टीचर मारे धम धम विद्या छम छम। हम्म, तो एक वो दौर था, हमारे माता पिता का दौर था, जहाँ आचार्य जी भी चलते थे, टीचर्स भी चलते थे, बच्चों को डांट भी पड़ती थी, हम्म, थोड़ा अनुशासन था। अब समय का दौर थोड़ा सा बदल गया है, तो हमको ये चीज समझना होगा कि शिक्षक और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना बहुत चाहिए, बहुत अच्छा लगा। दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत हम्म, अच्छी होना चाहिए। तो हमें उस चीज पे भी ध्यान देना, हमारे साथ साथ टीचर्स को भी ध्यान देना, बच्चों को भी ध्यान देना, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है शिक्षक और बच्चों के बीच में, कि वहां पर हमें मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ, रही बात आप मारने की, अगर तो मैं चाहूंगा कि टीचर्स स्टूडेंट के बीच में एक चीज होना चाहिए, डिसिप्लिन। जितना बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, हम्म, बच्चा कभी गलत रास्ते पे जाएगा नहीं। तो यदि बच्चा गलत रास्ते में जा रहा तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनके घर के कुछ संस्कार भी ऐसे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं हैं। कह सकते। क्या होता है कि कभी कभी संगत के हिसाब से रंगत आ जाती है। बिल्कुल। कभी कभी एक उम्र होती है 17 साल 16 साल, जहाँ बच्चे थोड़ा सा बहक जाते हैं। हम्म, तो वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है, बच्चों से बात करने की जरूरत है, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का है। बिल्कुल। बच्चा आपसे ज्यादा कनेक्ट सोशल मीडिया सोशल से है, मीडिया जो से वो कनेक्ट देख है। रहा है सोशल मीडिया में वो चीज सीख रहा है। सीख रहा जैसे है। आपने घटना की बात करी कि प्रिंसिपल को देख के उन्होंने चक्कू निकाल ली, हम्म, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में देखा। देखा। आपने देखा कि पहले हमारे टाइम पे जो फेयरवेल होती थी, नॉर्मल फेयरवेल होती थी, गुरुओं का सम्मान होता था, हम्म, लेकिन आज एक स्कूल में आपने देखा कि बच्चे बुलेट में बैठकर, फोर व्हीलर में बैठकर यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल। स्कूल में आ रहे हैं, जो कि इलीगल है। लीगल। वो उन्हें एक रील्स में देखा, दो में देखा, सारे बच्चों ने वो चीजें करी। तो हमको ये चीज देखना पड़ेगा, हमारी सरकार को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्सों को ये दायरा निश्चित करना पड़ेगा कि कितनी चीजों के दायरे में डिसिप्लिन बच्चों को रखना है। अंततः ये मैं यही पूछना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा बताएं, आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, हम्म। फ्री शिक्षा दे रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छा काम है, हर कोई नहीं करता है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो मैं ये आप ये बताइए कि कोई दूसरा भी ऐसा कुछ काम करना चाहता हो, वर्क करना चाहता हो, तो उसके लिए आप क्या क्या बता सकते हो? देखो, मेरा ऐसा मानना है, जो आपने प्रश्न किया है, मेरे बच्चों ने भी कई बार मुझसे पूछा है, हम्म, तो मैं सरल शब्दों में बताता हूँ कि भाई देखो, एक जिंदगी मिली है। बिल्कुल। अगर हम रोज उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो सो रहे रहे हैं, हैं मर बस। जाएंगे तो कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं। आप जब मरो, जैसे अब मैं कभी मरूंगा, तो एटलीस्ट मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैंने 1000 1500 बच्चों को खुद से पढ़ाया है, उनको काबिल बनाया है। एटलीस्ट कम से कम जब मैं मरूंगा तो मेरा नाम बरेला को आगे बढ़ाने में गिना जाएगा, ना कि पीछे जाने में। तो मेरा लोगों से यही है कि आप अपने जीवन का एक ऐसा उद्देश्य बनाए, उद्देश्य केवल स्वयं के लिए ना हो कि मुझे हम्म, इतना पैसा कमाना है या उतना नाम का, तो ऐसा उद्देश्य बनाए कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओ, तो आपका कंट्रीब्यूशन उस समाज में होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सारे बच्चों के लिए भी यही है, सारे टीचर्स के लिए भी, और हर एक नागरिक के लिए है, कि आपका एक कर्तव्य, नेशनल ड्यूटी भी है, आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, नैतिक जिम्मेदारी समझो, कि जब आप अपनी अंतिम सांस लो, तो आपके पास एक प्राउड फील मोमेंट हो कि हाँ, मैं इस समाज को कुछ दे के जा रहा हूँ। मैंने कुछ किया इस हाँ, समाज हर के किसी के लिए। लिए यही है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में किसी भी करें। फील्ड में। ठीक है।